हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोई अगर रैंक टारगेट कर रहे हैं, लेट्स से अंडर 10, 50, 100, 500, तो उसके लिए आपको कितना मार्क्स स्कोर करना चाहिए। रिमेंबर, दिस इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द पास्ट डाटा विच जो हमारे पास अभी तक अवेलेबल है, राइट। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि मार्क्स वर्सेस आपका रैंक क्या आने वाला है, राइट। सो व्हाट इज गेट मार्क्स। अगर आप गेट पेपर का बात करोगे तो ब्रीफली मैं एक बार बता देता हूँ, आपको चीज़ें पता होगा। गेट के पेपर में 65 क्वेश्चंस आते हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू, एमएसक्यू और नेट टाइप के होते हैं। एमसीक्यू मतलब 4 ऑप्शन दिया होगा, एक पिक करना होगा। एमएसक्यू का मतलब एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। नेट न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको डेटा फिल करना होगा, मतलब आप एक आंसर निकालोगे। टोटल मार्क्स ऑफ दिस क्वेश्चन आर 65 क्वेश्चन का 100 नंबर होगा, राइट। अब यही जो आप 100 में से नंबर लेके आते हो ना, यही आपकी रैंक डिटरमिन करते हैं, ठीक है ना। 100 में से कितना नंबर आप लेके आओगे गेट में, वो आपकी रैंक डिसाइड करेगा, ठीक है ना। अगर लास्ट ईयर बात करें तो MEAER1 जो था उसका रैंक नंबर था 90.5। जो पेपर था उस हिसाब से ये ज़्यादा ही नंबर था, ठीक है। पेपर टफ होने की वजह से टॉपर का नंबर 90 था, ठीक है ना। इस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। यूजली ये 94, 95 तक जाता है अगर पेपर इजी होता है। जैसे सिविल में 97.36 था, डबल ई में 92.67 था, ईसी में 78 था, CSIT में 81 था, राइट। तो ये डिपेंड करता है पेपर। सो मैकेनिकल का थोड़ा सा नंबर कम था क्योंकि पेपर टफ था। अब ये रैंक डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ये टेंटेटिव है, बेस्ड ऑन, ये सिर्फ गेट 2022 के एनालिसिस के पे बेस्ड नहीं है। ये पुराना जो आपका पूरा जो गेट का हिस्ट्री है, उस पिछले 7-8 साल का, उस पे बेस्ड है। अगर आप रैंक 1 to 10 चाहते हो, आप टारगेट कर रहे हो रैंक 1 to 10, तो आपका 90 प्लस नंबर होना चाहिए, ठीक है। लास्ट ईयर आप देखो मैकेनिकल में जो था वो 90.05 पे AER1 था, है ना। मतलब 90 to 100 की रेंज में एक ही स्टूडेंट था, बाकी सबका उससे कम था। लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि यहाँ अगर आपको रैंक 10 लाना है तो 90 प्लस होना चाहिए। ये डिफिकल्ट साइड में पेपर है। अगर डिफिकल्ट हुआ तो फिर ऐसा ही होगा। अगर आसान पेपर हुआ तो ये स्कोर जो है वो अप हो सकता है। 10 to 50 रैंक के लिए आपको 87 to 89 नंबर के आसपास चाहिए। 50 to 100 के लिए 85 to 87, 100 to 200 के लिए 82 to 85, 200 to 500 के लिए 79 to 80 नंबर। मतलब अगर पेपर इजियर साइड में जाता है, टू गेट 500 रैंक यू नीड 80 प्लस मार्क्स, ठीक है ना। फिर देखो ये थोड़ा रिलैक्स हो जाता था, 500 to 1000 आपको 75 to 79, ये ऐसे स्कोर चलता जाएगा। एंड आपका रैंक 5000 to 10,000 के बीच में रहेगा इफ यू आर स्कोरिंग अराउंड 50-60 मार्क्स, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा, तब इसमें क्या है, लास्ट ईयर ही गेट का जो पेपर है वो काफ़ी टफ आया था। यूजुअली पेपर जो है वो पिछले कुछ सालों से इजियर साइड में आया है, तो इस वजह से ये स्कोर अप है। ये थोड़ा सा स्कोर डाउन होगा अगर हम गेट 2022 का बात करें, जो कि एक टफ साइड में पेपर था, ठीक है ना। गेट 2022 का अगर बात करें, आप ध्यान से देखो, अगेन गेट 2022 इज अ टफ पेपर, राइट। सो 2022 इज कंसिडर्ड टू बी एन टफ पेपर, राइट। तो आप देखो रजिस्टर्ड कैंडिडेट 1,26,979 था। अपीयर कितना हुआ, 89,567, लगभग 90,000। और क्वालिफाई कितने लोगों ने किया, लगभग 15,000 लोगों ने, ठीक है ना। अब देखो 90 से 100 के बीच में सिर्फ एक स्टूडेंट था, ठीक है ना। 80 to 90 के बीच में 15 स्टूडेंट थे, और 70 to 80 के बीच में देखो 175 स्टूडेंट थे, ठीक है ना। तो अगर आप 70 से ऊपर आपका नंबर है तो आपका रैंक 200 के अंदर चला जाता है, पेपर टफ होने की वजह से, ठीक है ना। अब 60 to 70 अगर आपका नंबर है तो आपका कितना बच्चा था 60 to 70 रेंज में, 700 कुछ। तो आप देखो, मैं यही बात हमेशा ये बताता हूं आपको कि जब ये 10 नंबर आपको बढ़ाना है ना, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। देखो 60 से 70, अब देखो नीचे से थोड़ा सा चालू करो। 28 नंबर क्वालिफाइंग था, तो आप देखो कि बहुत ध्यान से देखो, 40 से 50 नंबर के बीच में 3000 लोग हैं। लेकिन 10 नंबर जब बढ़ा तो आधे लोग छटनी हो गए, लगभग आधे लोग 50% लोग बाहर हो गए, ठीक है ना। फिर 50 to 60, जब 60 to 70 रेंज में गया, फिर देखो आधे से ज्यादा छटनी हो गया, आधा 900 हुआ, 900 से ज्यादा छटनी हो गए। फिर अगला 10 बढ़ा तो और आधे से ज्यादा, मतलब इसका आधा 350 हुआ, ये 250 ही रह गया। और देखो फिर जब 10 बढ़ा तो देखो 15 रह गया। मेजोरिटी ऑफ 90% लोग जो है वो साइडलाइन हो गए। तो इससे एक बात समझ में आता है,
60-70 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बात तब होती है जब ये आप जो ऊपर का 60-70 के बीच के बाद 70 के बाद का जो ऊपर का 15-20 नंबर का रेंज है, दैट इज व्हाट मैटर्स। और सारा साल जो आप रगड़ के पढ़ाई करते हो आप उसी के लिए करते हो। ये बात को बहुत ध्यान से समझो। आप PYQ लगाओ, फॉर्मूला रट्टा मारो, उससे आपका यहां तक पहुंचोगे, बट सारा जो है ना यहां से आपका पैन ढीली होने लगेगी यहां से ऊपर बढ़ने में। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए। उसमें ये फिर नहीं है कि ये वाला फॉर्मूले में ये वाला वैल्यू पुट करो तो आंसर आएगा, फिर उसमें ऐसा नहीं काम चलता। उसके लिए आपको सब्जेक्ट का अच्छा अंडरस्टैंडिंग और अच्छे लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो आई होप कि ये चीज आप समझ पाओगे कि अगर ये टफ साइड में है, ये थोड़ा सा रिलैक्स होगा अगर पेपर आसान होता है तो, ठीक है ना। अब आप देखते जाओ, कट ऑफ इतना है। जो सारा खेल जो होता है ना 60 के बाद जो नंबर चालू होते हैं वहां पे होता है, ठीक है। अब अगर आप इस रैंक में आपको क्या मिल सकता है, तो देखो जो मेरा अनुमान है गेट 2023 में आपका वैकेंसी अच्छा रहेगा। तो अगर आप 500 के अंदर 500 में आपका रैंक रहता है, आपको श्योर शॉट PSU जॉब मिलेगा। और अगर आपका 1000 प्लस रैंक भी रहता है, देयर विल बी वेरी गुड चांस टू गेट इनटू PSU, ठीक है ना। ये और भी ऊपर एक्सीड होगा। मतलब पूरे PSU में अगर आप जोड़ोगे तो इस बार ठीक ठाक वैकेंसी आएगा। तो जो इंटरव्यू कॉल है, मतलब जो टॉप PSU, अगर आप 500 के में हैं तो आप टॉप PSU एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको टॉप PSU मिलेगा। मतलब जो टॉप PSU है उसमें 500 वैकेंसी से ज़्यादा ही आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप 1000 प्लस हो तो आप जो मिनी रत्ना कंपनीज वगैरह हैं उनसे कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 500 के अंदर आपको रहना है टू गेट श्योर शॉट कि आपका पब्लिक सेक्टर में हो जाएगा। ये उम्मीद करते हुए कि जैसे 22 में काफ़ी वैकेंसी आ रहा है, 23 के स्कोर से भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आएगा, बिकॉज 2024 में आपका जनरल इलेक्शंस है, ठीक है ना। तो वैकेंसी आने वाला है। अगर आपका 1000 के अंदर भी रैंक रहेगा, विद इन 1000 भी रैंक रहेगा, आप ये इंश्योर कर सकते हो कि आपको कहीं ना कहीं PSU मिल जाएगा। बट अच्छा PSU पाने के लिए अगेन यू हैव टू गेट रैंक अंडर 500 कि आपको 100% PSU का जॉब मिल ही जाए। और अगेन मैं बता देता हूँ 500 के प्लस रैंक लाने के लिए आपको यू हैव टू बी समवेयर इन द रेंज ऑफ 70 to 80 में, तो 80 के आसपास आपको रहना है, 75 के आसपास, ठीक है ना, PSU में पहुंचने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारा ये वैकेंसीज है जो आपको ये मिल जाएगा इस गेट स्कोर से। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इससे बाहर 2000 तक भी आपका रैंक जाता है, 1500-2000 तक, तब भी आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस रहेगा, ठीक है। अगेन आजकल अच्छी IIT से MTech का भी बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया, तो बहुत लोग PSU का जॉब उसके लिए भी स्किप करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से आपका चांस बढ़ता है कि आपको PSU ज़्यादा रैंक तक मिल जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अदर देन अगर PSUs क्या है, आपके पास MTech का ऑप्शन है, ठीक है ना। अब MTech के लिए आप जाते हो तो आपको स्टाइफंड मिलेगा 12K, सो यू कैन गो फॉर हायर स्टडीज विद फाइनेंशियल सिक्योरिटी, है ना। अब आने वाले टाइम पे मेक इंडिया में प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो MTech का अभी देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई सब्जेक्ट्स, कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ा है। जैसे आप देखो आज से 5 साल पहले IEOR को कोई नहीं पूछ रहा था, IIT बॉम्बे में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च वाला जो ब्रांच है, अभी वो अंडर 100 में भर जा रहा है क्योंकि उसका पैकेज बहुत हाई जा रहा है ना। उसका एवरेज पैकेज 20 लाख प्लस जा रहा है, तो इस वजह से IEOR में लोग इंटरेस्टेड हैं। तो जो आने वाला फ्यूचर है उसमें प्राइवेट सेक्टर बूम पे रहेगा, तो MTech करना इज ऑल्सो नॉट एन बैड ऑप्शन। आप MS भी कर सकते हैं, ठीक है। MS में आपको फॉरेन इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाता है अगर आप MS करते हैं। आप बाहर भी जा सकते हैं MS, जैसे जर्मनी वगैरह में या सिंगापुर वगैरह में, या आप IITs में इनरोल करके भी आपको ऑप्शन मिलता है 5-7 महीने बाहर जाने का। आप डायरेक्ट PhD में भी इनरोल कर सकते हो, तो अगेन इसमें आपका लगभग 1 साल बच जाता है। आप MBA के भी बहुत सारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती है अगर आप 2000 के अंदर रैंक ले आते हो, तो ये सारी ऑप्शंस आपको मिलते हैं IITs में। क्योंकि इस बार क्या होने वाला है कि इस बार PSU का वैकेंसी काफ़ी निकलेगा, तो बहुत सारा लोग PSU ज्वाइन करेगा। तो अगर ऊपर का 2000-2500 लोग का बात करो तो कम से कम 1000 वैकेंसी तो वैसे ही कंज्यूम हो जाएगा। तो आपको 2000 तक भी जो गेट में रैंक 2000 तक भी आपको IITs में MTech मिलने का पूरा जो है स्कोप रहेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मुझे 70-80 पर नंबर लाना है, 75 के अराउंड नंबर लाना है, तो कौन सा सब्जेक्ट मुझे
पक्का श्योर शॉट कर ही लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, क्या मुझे पूरा कोर्स करना है? बिल्कुल नहीं, नो। ठीक है ना, आप कुछ स्किप कर सकते हो। अगर आपने पूरा किया है दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं कि आप पेपर आप एनालाइज कर लो। देखो जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, जनरल एप्टीट्यूड आप स्किप मत करना। ठीक है ना, ये पूरा शीट है जिसमें 22 में कितने नंबर का आया था टोटल मार्क्स, स्लॉट 1 स्लॉट 2 में। ठीक है ना, 15 नंबर का मैथ्स आया था, सॉरी हाँ, सेट 2 में 13 नंबर था। तो टोटल जो आपका मैथ्स और एप्टीट्यूड है वो 28 नंबर का है, 80 मार्क्स टू 30 मार्क्स। आपको ये नहीं छोड़ना है। कंप्लीट दिस एंड कंप्लीट मैथ्स ऑन प्रायोरिटी, ये 2 सब्जेक्ट आपको करना ही है। ठीक है, देन कम्स, अब इसमें आपका क्या है, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं जो टॉपिक आप छोड़ सकते हो। थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशन, ये आपको करना है, लेकिन इसमें जो ये सब्जेक्ट आप पूरा ही करो। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में जो सब्जेक्ट आते हैं लाइक लेस वेटेज वाले, जैसे मटेरियल साइंस हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो अगर आप 500 प्लस के लिए टारगेट कर रहे हो तो। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको करना है, फ्लूइड मैकेनिक्स करना पड़ेगा। अप्लाइड में भी थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशन को आप कट शॉर्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन में आप सेलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ो, इस एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ही आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, हीट ट्रांसफर है, मशीन डिज़ाइन में आप कुछ सेलेक्टेड पढ़ के स्किप कर सकते हो। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो फंडामेंटल सब्जेक्ट है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो इसमें भी आप अगर इसको क्लब करके आप टॉम के साथ पढ़ लोगे तो आपका क्या नाम है, बात बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 75 के आसपास तक जाना है तो आप जो बहुत छोटे छोटे माइन्यूट टॉपिक्स हैं लाइक मटेरियल साइंस अगर आपका नहीं पढ़ रखा है स्किप कर दो। ठीक है ना, मेट्रोलॉजी अगर आप नहीं पढ़ रखा है तो आप इनको स्किप कर सकते हो। नहीं तो मैं एक वीडियो में बताता हूं कि जो लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे पढ़ना, सेलेक्टिव स्टडी भी कर सकते हो अगर आप नहीं स्किप करना चाहते हो। ठीक है ना, लो स्कोरिंग सब्जेक्ट कैसे करना है, इनको सेलेक्टिवली भी कर सकते हो। ठीक है, मेट्रोलॉजी हो गया। अगर आप अप्लाइड में जाओ तो जैसे हाइड्रोलिक मशीन्स हो गया, उसको आप बहुत सेलेक्टिवली पढ़ लो, गिनी चुनी चीज़ें। ठीक है ना, आप देख लो आईसी हो गया, ये बहुत कम नंबर का पूछा जाता है। अगर आप इनका एनालिसिस करोगे तो आप जैसे आईसी है, आईसी में आप 3 साइकिल जो है वो पढ़ के छोड़ सकते हो, अगर डीजल, डुअल एंड ऑटो। ठीक है, पढ़ के आप छोड़ सकते हो, क्योंकि देखो जब आप 75 प्लस टारगेट कर रहे हो तो आपके पास 25 नंबर का एक स्कोप है, लेकिन आपके कोर सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। और जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप एक चीज देखो कि आपको जो एरियाज नहीं आते हैं, अनएक्सपेक्टेड एरियाज हैं, उनको आप छोड़ सकते हो। आप पूरा गेट के पेपर का एनालिसिस कर लो और टॉपिक देख लो किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आप वहाँ पे फोकस करोगे तो आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। जो लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जो छूट रहे हैं, इनको आप छोड़ सकते हो, या अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, ठीक है, तो आप इनके लिए एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी ये लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा मटेरियल साइंस छूट रहा है, राइट, मेरा मटेरियल साइंस छूट रहा है, या लेट्स से मेरा आरएसी छूट रहा है। ओके, मेरा आरएसी छूट रहा है, मैं क्या करूंगा, मैं सारा पीवाईक्यू इकट्ठा करूंगा आरएसी का, प्लस मैं 1-2-3 टेस्ट इकट्ठा कर लूंगा। अगर आपके पास टाइम है आप 5 टेस्ट ले लो, नहीं तो ऐसा है 2-3 टेस्ट ले लो, 2 to 3 टेस्ट ले लो, इनमें जितना कंटेंट हो उसको प्रिपेयर कर लो। ठीक है ना, तो आपका काम चल जाएगा। तो अगर आप ऐसा करोगे तो यू कैन प्रिपेयर आरएसी इन 1 डे। वैसे आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। जब आप एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि क्वेश्चन ज्यादातर आरएसी का कहां से आता है, या तो वीसीआरएस साइकिल से आता है और या साइकोमेट्री का रहता है। ठीक है, 2 चीजें आप कर लोगे तो आपका मेजॉरिटी ऑफ चीजें कवर हो जाएगा। तो ऐसा जब करते हो तो आप लेस इंपॉर्टेंट चीजों को कम वेटेज देते हो, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही आपका कवर हो जाता है। तो अब जैसे मान लो वीसीआरएस साइकिल से क्वेश्चन आ गया, सारे लोग करेंगे, आप छोड़ दोगे तो आपके लिए दिक्कत है। तो ये एक अप्रोच भी अच्छा अप्रोच रहता है कि जो सब्जेक्ट आपका छूट रहा है उसमें आप सेलेक्टिव स्टडी कर लो। सेलेक्टिव स्टडी का मतलब जो पुराना आया हुआ है उसी को पढ़ लो। ठीक है ना, भगवान ने चाहा तो उसी में से फंस जाएगा, नहीं चाहा गया तो फिर ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि आसान क्वेश्चन आया और छूट गया, डिफिकल्ट आया छूट गया, कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो आपको ये अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कभी भी एग्जाम में जाना है, दिस इज जस्ट एनालिसिस।
प्रिकॉशनरी चीजें मैं बता देता हूं। ये सब जो एनालिसिस होती है ना, दीज एनालिसिस आर डन टू हेल्प यू इन प्रिपरेशन। ठीक है, बट होता क्या है, जब आप एग्जाम में जाओगे ना, तो आपका जो ये स्कोर है ये अप एंड डाउन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द गेट पेपर। जैसे यूजली आप देखो लास्ट ईयर देखो 90 प्लस किसी का नहीं, 90 प्लस सिर्फ एक स्टूडेंट का था। ठीक है, 90 प्लस सिर्फ एक स्टूडेंट का था, 80 टू 90 के बीच में 15 स्टूडेंट थे। लेकिन ऐसा यूजली माना जाता है कि देखो 80 प्लस में मतलब 80 प्लस में आप देखो तो अराउंड माना जाता है कि 200-250 बच्चा होगा। ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम कैसा था, 200-250 ना करके 80 टू 90 के बीच में सिर्फ 15 स्टूडेंट थे। पेपर डिफिकल्ट था तो 80 प्लस जाना बहुत मुश्किल था, राइट। पेपर डिफिकल्ट होने की वजह से 80 प्लस जाना बहुत मुश्किल था। तो एक शिक्षा मैं हमेशा आपको दे देना चाहता हूं, ये सारी एनालिसिस आप देखिए, उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बनाइए। लेकिन जब आप गेट एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप बहुत ओपन माइंड से जाएंगे। ठीक है ना, वहां पेपर कुछ भी हो सकता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको पेपर देख के, पेपर का लेंथ देख के ये एनालाइज करना है कि मुझे क्या स्कोर टारगेट करना है। प्री ऑक्यूपाइड होने से एग्जाम में दिक्कत हो जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि मैं तो 90 मार्क्स 90 प्लस टारगेट करूंगा, बट पेपर डिफिकल्ट होने की वजह से आप 80 ही कर सकते हो, तो आप जल्दबाजी में तुक्का लगाते हो, हिट एंड ट्रायल करते हो, उससे और दिक्कत होता है। ठीक है, तो जब एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना है ओपन माइंड के साथ, वो देन एंड देयर डिसाइड करना है कि मुझे मेरा क्या स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा इसको दिल पे लगा के नहीं बैठना है। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि पास्ट ईयर्स में ऐसा होता रहा है और फ्यूचर में आपको किस राह पे चलना है उसके लिए, राइट। तो ये चीज मतलब एग्जाम हॉल के लिए एकदम आप ओपन रहें। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उड़ान बैच अभी चल रहा है फॉर गेट एंड ईएससी 2024 एस्पिरेंट्स। बुनियाद बैच चल रहा है,